नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर बात क्या हुई थी, क्यों धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया। कहीं से कोई खबर नहीं आ रही थी। सोमवार को एनडीए की बैठक हुई और उस बैठक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई और वो बात कही गई प्रधानमंत्री की तरफ से। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति होंगे, ये बात तय है। लेकिन फिर भी पूर्व जस्टिस और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे सुदर्शन साहब भी खड़े हो गए हैं। उनके तरफ से इंडिया ब्लॉक के लोग लगे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि चूंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप काम नहीं करता है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। और ये माहौल बनाया जा रहा है कि ऐसा मुमकिन है कि तमिलनाडु के सांसद क्रॉस वोटिंग करते हैं। और तमिलनाडु में कितने सांसद हैं आपके पास? एनडीए के पास कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग क्रॉस वोटिंग कर देंगे। हो सकता है कि बिहार के सांसद कर दें, हो सकता है कि आंध्र प्रदेश के सांसद कर दें, हो सकता है महाराष्ट्र के सांसद कर दें। तो ये कयासबाजी चल रही है। ये भी हो सकता है कि बीजेपी के भी सांसद कर दें। इंडी ब्लॉक के लोगों को यह भरोसा है कि चूंकि इसमें व्हिप काम नहीं करता है इस चुनाव में, तो अंतरात्मा की आवाज पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी वोट कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है, ख्वाब देख रहे हैं। अब ये ख्वाब देखने का हर सबको अधिकार है और अगर इंडी ब्लॉक के नेता ख्वाब देखना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये सिगुफा देना कि देखें कि कितनी मात्रा में क्रॉस वोटिंग होती है, हो भी पाती है कि नहीं हो पाती है। असल में ये जो मैंने कहा ना आपको, हालांकि वो छोटा चुनाव था, लेकिन छोटे चुनाव से इनको थोड़ी आशा जगी। हालांकि वो दो बीजेपी के नेताओं के बीच में था, लेकिन वहां भी ट्विस्ट करके कि ये अमित शाह का कैंडिडेट है, ये अमित शाह का कैंडिडेट नहीं है। तो जो अमित शाह के कैंडिडेट हैं उसको हराने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया गया और उनको हरा भी दिया गया। ये इंडिया ब्लॉक ने अपने तरह से प्रचारित भी किया कि सोनिया गांधी पहुंच गई, राहुल गांधी पहुंच गए और उधर एक तरफ अमित शाह पहुंचे हुए थे और उनको हमने पटखनी दे दी। मामला क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एडमिनिस्ट्रेटर का चुनाव होना था, जिसमें राजीव प्रताप रूडी भी खड़े थे और संजीव बालियान भी खड़े हो गए। तो राजीव प्रताप रूडी जो है वो अमित शाह के विरोधी खेमा के हो गए और संजीव बालियान जो है वो अमित शाह के समर्थित खेमा के हो गए। ये प्रचारित किया गया। दोनों बीजेपी के उम्मीदवार थे, संजीव बालियान भी और राजीव प्रताप रूडी भी। लेकिन राजनीतिक हलकों में यह प्रचारित किया गया कि संजीव बालियान को खड़ा किया गया है अमित शाह की तरफ से और इसलिए अमित शाह के कैंडिडेट को हराना है और इससे एक मैसेज दे दिया जाएगा कि साहब हार गई भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी कम हो गई और अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की पकड़ भारतीय जनता पार्टी पर कम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में अंदर अंदर ही विद्रोह हो गया है। तो कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। अभी ये मैंने आपको बताया कि वोट चोरी में राहुल गांधी ही पकड़े चले गए। सीएसडीएस के संजय कुमार ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, बहुत बड़ा। और वो खुलासा है कि हमने जो कंपेयर किया था इलेक्टोरेट का, जो वोट का जो कॉलेज था, वो वोटिंग कॉलेज को हमने गलत तरीके से इवैल्यूएट किया और हमने गलत आंकड़ा रखा, जो महाराष्ट्र का आंकड़ा था, जिसके ऊपर पिछले लंबे समय से, जब से महाराष्ट्र के चुनाव खत्म हो गए हैं, बड़े बड़े मठाधीश यही कहते रहे कि लोकसभा से विधानसभा के बीच में करोड़ों वोट जोड़े गए और वो फर्जी वोट थे। अलग अलग विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की सलाह पे इलेक्शन कमीशन ने काम किया और इलेक्शन कमीशन ने फर्जी वोटर बनाए जो कि बीजेपी को वोट दिया और इसलिए बीजेपी को 135 सीटें आ गई। ये बड़े बड़े सूरमा ये प्रचार करने में लग गए।
लेकिन सबके, और ये कहां से खुला, ये सीएसडीएस ही था जिन्होंने ये आंकड़े पब्लिश किए थे सबसे पहले। और सीएसडीएस कौन है? घेरे में आ गए हैं सीएसडीएस। ये माननीय योगेंद्र यादव कौन है? कहां काम कर रहे थे? फोर्ड फाउंडेशन का पैसा, गेट्स फाउंडेशन का पैसा, ओपन सोसाइटी का पैसा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पैसा, कनाडा के एक संगठन का पैसा, इस सब का पैसा मिल रहा है सीएसडीएस को। और अब वो स्वीकार भी कर रहे हैं। देश को तोड़ने की पूरी रणनीति इन्होंने बनाई है और राहुल गांधी उनके फ्रंट रनर हैं। और राहुल गांधी को बैक कर रहे थे माननीय संजय कुमार जी सीएसडीएस की तरफ से। तो ये प्रचारित किया जा रहा था, इसी कड़ी का हिस्सा था जिसके बारे में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटाक्षेप किया कि भारत में जो खेल चल रहे हैं, राजनीतिक खेल जो खेला जा रहा है, उसके तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा किया। प्रधानमंत्री ने सीपी राधाकृष्णन को इंट्रोड्यूस करते हुए, एनडीए के नेताओं को इंट्रोड्यूस करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन बड़े सौम्य व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। और एक बात कह दी जिससे यह साबित हो गया, जो इशारा कर दिया कि धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन खिलाड़ी नहीं है, सौम्य है, सहज है, सज्जन व्यक्ति है, राजनीतिक खिलाड़ी नहीं है। ये सीधा सीधा चोट है माननीय धनखड़ के ऊपर कि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो पर्दे के पीछे राजनीतिक खेल खेल रहे थे और उनके ये राजनीतिक चालबाजियां, राजनीतिक खिलाड़ीपन जो है वही उनके इस्तीफे का कारण बना। ये है प्रधानमंत्री का पटाक्षेप, ये है खुलासा प्रधानमंत्री का कि जगदीप धनखड़ ने आखिर इस्तीफा दिया क्यों। इतने दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, चर्चाएं तो थी ही, लेकिन उसको अंततः प्रधानमंत्री ने कंफर्म कर दिया कि किस कारण से माननीय धनखड़ जी को अपना पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो राजनीतिक खिलाड़ी थे, राजनीतिक खेल खेल रहे थे, पर्दे के पीछे खेल रहे थे। और उस पर्दे के पीछे का खेल ये सीएसडीएस के आंकड़े भी थे। और सीएसडीएस के आंकड़े के हिसाब से देश में जाति युद्ध करवाने की पूरी योजना थी। योजना थी कि चंद्रबाबू नायडू को मनाओ और मोदी सरकार से इस्तीफा लो, देश में जातीय विद्वेष फैलाओ, ओबीसी, ईबीसी, दलित, पिछड़ा, सवर्ण, इसको लड़ाओ और मोदी की सरकार की बलि लो। ये पूरा टास्क फॉर्म किया गया था। एक तरफ से राहुल गांधी का ये कास्ट वॉर, दूसरी तरफ से कास्ट की लामबंदी अरविंद केजरीवाल एंड अलग के रूप में और खिलाड़ी के रूप में, और फिर उसमें दक्षिण से तड़का मारेंगे चंद्रबाबू नायडू, और फिर ये पूरे देश में एक ओबीसी फोबिया खड़ा किया जाएगा जो 80-90 के दशक में इन लोगों ने शुरू किया था। और ये फोबिया अंतरराष्ट्रीय इशारे पर हो रहा था। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले क्यूबाइब ने यह ब्रेक किया था, सबसे पहले। और आज मुझे खुशी है कि क्यूबाइब की सारी बात सच साबित हो गई। क्यूबाइब ने ही कहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ओपन सोसाइटी, गेट्स फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, ये भारत को डिस्टेबलाइज करने की सुपारी देता है और इसके पीछे डीप स्टेट होता है।
डीप स्टेट ऑफ ऑल वर्ल्ड, नॉट अमेरिका ओनली। यहां जब डीप स्टेट कहते हैं तो लोग सोचने लगते हैं कि नहीं, अमेरिकी मिलिट्री एजेंसी, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं। अब तो वहां के डीप कॉर्पोरेट भी शामिल हो गया। नहीं, इंग्लैंड का डीप स्टेट, कनाडा का डीप स्टेट, और वो सब मिलकर के एक हमारे बगल में एक राष्ट्र पैदा कर दिया है, वो है पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान के सहारे भारत को उलझाओ बॉर्डर पर, इधर कास्ट वॉर शुरू करो, और जो भारत की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको पूरी तरह से तहस नहस करो। मोदी को कुर्सी से हटाओ। मोदी थर्ड टर्म कैसे बन रहा है? मोदी अगर तीसरे टर्म कंटिन्यू करेगा तो चौथा टर्म भी भारतीय जनता पार्टी की आएगी। और फिर अब जो भारत संगठित हो रहा है, भारत अपने टैलेंट पे काम कर रहा है, भारत अपने युवाओं पर काम कर रहा है, भारत रिसर्च इनोवेशन में जा रहा है, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, भारत टेक्नोलॉजिकल जायंट बनने की दिशा में जा रहा है, भारत स्पेस में जा रहा है, भारत अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहा है, भारत अपने एजुकेशन को भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से चेंज कर रहा है। एक इंफॉर्मेशन हाईवे पर भारत चल पड़ा है। भारत को रोको, उनके पास सब कुछ है, बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है, 140 करोड़ की आबादी है, बड़ा देश है, सभी ऋतुएं यहां पर मौजूद हैं। तो भारत को रोको, भारत को तोड़ो। और इसकी सुपारी कुछ लोगों ने ले ली थी। उसमें अरविंद केजरीवाल भी थे, राहुल गांधी भी लिए हुए हैं, और इधर धनखड़ साहब सिस्टम अंदर रह करके सुपारी ले रहे थे। धनखड़ साहब अपनी ताकत दिखा रहे थे, और इसीलिए धनखड़ आज तक मौन बैठे हैं। धनखड़ के बारे में एक तैयारी हुई। अपोजिशन के नेताओं ने सोचा कि एक काम कर सकते हैं, धनखड़ उधर से नाराज हैं, अपना कैंडिडेट बना देते हैं। धनखड़ को इस बात का एहसास हो गया कि हमने जो अभी तक गद्दारी की है जिस पार्टी से, अब आगे हमारी पार्टी और बर्दाश्त नहीं करेगी। बेहतर है कि हम चुप्पी लगा करके बैठ जाएं। आज तक के इतिहास में इतना अनसेरिमोनियस विदाई किसी भी उपराष्ट्रपति की नहीं हुई, फॉर दैट मैटर किसी की भी नहीं हुई, कि आप इस्तीफा ले लिया जाए भरे संसद के सत्र चलते हुए, जहां सत्र चल रहा हो, जहां वो राज्यसभा के उपसभापति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, वो वहां पर आपसे इस्तीफा लिया जा रहा है, जहां राज्यसभा अभी चल रही है, लोकसभा चल रही है, संसद चल रहा है, उस दौरान आपसे इस्तीफा लिया जा रहा है। मतलब खिलाड़ी कितने बड़े थे आप? आपके खेल को सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाया। आपको क्या नहीं दिया पार्टी ने? आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया पार्टी ने। कहीं किसी कोने में पड़े हुए थे, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं था, कोई कैरिस्मेटिक लीडर नहीं थे, लेकिन आपको पार्टी ने मुकाम दिया, इज्जत दी, आपकी लॉयल्टी की वजह से आपको गवर्नर बनाया। आप बंगाल में बहुत अच्छा काम किए, उसके बाद राज्यसभा में भी ठीक ठाक काम कर रहे थे, लेकिन फिर मति बिगड़ी, सत्ता का नशा छा गया, और उनको लगने लगा कि प्रोटोकॉल में तो हम सेकंड इन कमांड है, प्रधानमंत्री कौन होता है, हम रबर स्टैंप नहीं है। और फिर उन्होंने डिमांड करना शुरू किया, और धीरे धीरे उनका डिमांड वो डिमांडिंग में बदल गए। एक पर्सनालिटी ऐसे जो बार बार डिमांड करता रहा। और इसकी हमने पहले भी जानकारी दी कि राज्यसभा टीवी है, उस एक छोटा प्रकरण, वहां के एम्प्लॉय में कौन आएगा नहीं आएगा, उसके बजट को अभी चूंकि राज्यसभा ने ज्यादा देना शुरू कर दिया, तो इनकी लगा कि भाई मैं ही हूं वहां पर। मतलब छोटी छोटी बात, गाड़ी हमको चाहिए, हमको वही काफिला चाहिए जो प्रधानमंत्री को काफिला चलता है। अरे आपको कौन सा थ्रेट है? प्रधानमंत्री के ऊपर थ्रेट है साहब, तो वो काफिला, वो सिक्योरिटी चलती है, आपको भी सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन आपको वही लिमोजिन चाहिए। गाड़ियां तो मिलती ही हैं साहब, आपको बीएमडब्ल्यू है या कौन, मर्सिडीज है, मेबैक है, कौन सा है, आपको लिमोजिन चाहिए। मतलब वो सुरक्षा चाहिए जो प्रधानमंत्री को मिली हुई है, वो सारी सुविधा चाहिए जो प्रधानमंत्री को मिली हुई है, उससे ज्यादा चाहिए। तो फिर आप प्रधानमंत्री भी बन जाइए।
अगर आपको सारा कुछ चाहिए प्रधानमंत्री जैसा, तो प्रधानमंत्री जैसा आचरण भी कर लीजिए राजनीतिक रूप से। लीड कीजिए भारतीय जनता पार्टी को, जिताइए एक के बाद एक चुनाव। मोदी के पीछे उनके दुश्मन भी जो पार्टी के अंदर है वो खड़े हैं। क्यों? आप बताइए क्यों? इसलिए खड़े हैं कि मोदी परफॉर्मर है। मोदी चुनाव जिताने की मशीन बन गए हैं अपनी पार्टी के लिए, और इसके लिए अगर उनका कोई विरोधी भी इस बात को स्वीकार कर रहा है, उनके समर्थक तो स्वीकार कर ही रहे हैं, लेकिन उनका विरोधी भी इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है कि मोदी चुनाव जिताने की मशीन है। मोदी एडेप्टेबल हैं, मोदी स्टबर्न नहीं है। जो लोग मोदी को डिक्टेटर कहते हैं, मुझे इस पर सख्त आपत्ति है। मैं बता रहा हूं आपको क्यों। मैं समझता हूं कि मोदी तो सबसे ज्यादा लिबरल व्यक्ति हैं। हां, थोड़ा बहुत उनको लगता है कि नहीं ये करके देखते हैं, लेकिन जरा भी लोग आपत्ति दर्ज करते हैं तो मोदी पीछे हटते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं संघ के, आज तक किसी नेता ने वो काम नहीं किया जो मोदी ने कर दिया। लाल किले के प्राचीर से संघ की तारीफ कर दी, और उसमें एक बात और होगी कि अगर संघ और मेरे बीच में कोई विभेद चल रहा है, कोई मनमुटाव की खबरें आ रही हैं, तो हमारे इस बयान से खत्म हो जाएगा। मतलब एडेप्टिव है। मोदी अपने को स्वीकार करवाने वाले नेता हैं, ऐसा नहीं कि लठ लेकर के खड़े हो गए हैं। मोदी ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे आपके बीच में कोई विभेद करवा रहा है, कोई मनमुटाव करवा रहा है, तो वो गलत है। मैं आपके बारे में ये राय रखता हूं, और सार्वजनिक जगह से कह रहा हूं, ऐसे जगह से जहां जहां से हम कहने पर हमारी आलोचना होगी, शुरू भी हो गई आलोचना। मोदी ने ये बात कही। मोदी ने कहा कि संघ के कार्यकर्ता बगैर किसी लोभ लालच के 100 वर्षों से राष्ट्र निर्माण में खुद को खपा दिया है। ऐसी तारीफ कोई नहीं कर सकता, मोदी ने किया। और मोदी के इस करने से संघ भी समझ गया कि हाँ भाई, संघ मोदी हमसे कोई अलग नहीं है। वो कोई अपनी डफली नहीं बजा रहा है, अपना रास्ता अलग नहीं किया हुआ है। और संघ ने हिदायत दी कि आप बार बार गलती कर रहे हैं। आपने सत्यपाल मलिक के मामले में गलती की, आपने जगदीप धनखड़ के मामले में गलती की। आपके पास एक से एक योग्य नेता मौजूद हैं, तो फिर आप दूसरे की तरफ क्यों देखते हैं? अरे कम से कम आपके नेता आपको दगा तो नहीं देंगे, आपके साथ खिलाड़ी वाला प्रयोग तो नहीं करेंगे, जिसकी चर्चा मोदी ने एनडीए की मीटिंग में किया। और मैं समझता हूं कि धनखड़ भी अब इस बात को अंदर अंदर फील कर रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। जिस पार्टी ने मुझे इतना कुछ दिया, उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया, मुझे और किस बात की ख्वाहिश थी? मेरे अच्छे संबंध थे मोदी जी से, मैंने क्यों ऐसा किया? और आज वो तिल तिल करके कोप भवन में ये सोच रहे होंगे, एक एक सेकेंड वो सोचते होंगे कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। आवश्यकता क्या थी? कोई सरेंडर उनको नहीं करने के लिए कहा गया था। अरे भाई, आपको पद मिल ही गया है, बंगला है, गाड़ी है, पूरी दुनिया रेस्पेक्ट कर रही है। जो विपक्ष आपके खिलाफ इंपीचमेंट ला रही थी, वहां पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी रही। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी के आप नहीं हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आए हैं। पार्टी ने आपके साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया। पार्टी ने आपको अपना पुत्र समझा, और एक मां की माफिक आपकी परिचर्चा की, आपको संभाला, खड़ा किया, बड़ा किया, दौड़ाया, और फिर आपको एक पद दिया। फिर भी आपने पार्टी के साथ दगा किया, आपने मां के साथ दगा किया। कौन आपको कह रहा था कि मैं झुकने वाला नहीं हूं? क्या अपमान हो रहा था आपका, बताइए? अरे भाई, संसद टीवी चल रहा है, सरकार का मामला है, उसमें किसका अपॉइंटमेंट होना है, नहीं होना है, इसको आप अपने इज्जत का सवाल क्यों बना रहे हैं? क्या आवश्यकता है इसकी? आप बोल देते कि भैया मोदी जी करिए, देखिए, या और कैबिनेट के आदमी देखेंगे। आप बड़ी बड़ी चीजों पर सोचते। भाई, छोटी बात, छोटी सोच, और फिर ये खेल। छोटी छोटी बातों से एक तो तकरार बढ़ी,
ये हम नहीं कह रहे कि संसद टीवी के मुद्दे पर ये हुआ। मुद्दा तो ये हुआ कि जब सरकार को गिराने की साजिश चलने लगी, और उसमें आप कितने साजिश में शरीक थे ये कहना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरी तरह से साजिश कर रहे थे, लेकिन आपको साजिश की जानकारी थी या आपने उसको समर्थन किया कि ऐसा कर सकते हैं, तो ये बात गलत है। तो जातीय उन्माद फैलाना, सरकार को डिस्टेबलाइज करना और फिर कम्युनल फाइट को आगे बढ़ाना, ये सब इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। आप उस कॉन्स्पिरेसी के अंग बन गए धनखड़ साहब, मतलब खेल करने लगे, और उसी खेल को पार्टी समझ गई थी, मोदी जी समझ गए थे, और उसी तरफ मोदी जी ने इशारा किया कि सीपी राधाकृष्णन खिलाड़ी नहीं है। सीपी राधाकृष्णन सौम्य, शालीन, सभ्य व्यक्तित्व है, और जिला के संघ प्रचारक रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। उस दौर में ये लोकसभा चुनाव जीते हैं, 98 की बात है, जब जयललिता के साथ गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी का, मतलब एआईएडीएमके के साथ, सांसद भी बने। लेकिन बहुत, कभी आपने सुना था सीपी राधाकृष्णन का नाम? इसमें कोई शक नहीं, बहुत शालीन व्यक्तित्व हैं, जो कि संघ की परंपरा से आए हैं। मित्रों, मैं कल एक वीडियो देख रहा था और मेरे साथी उसका इंटरव्यू ले रहे थे, मेरे मित्र हैं, मैं अभी उसका नाम नहीं लूंगा। एक संवाद था उड़ीसा में, मैंने संघ के एक आइडियोलॉग को बहुत ध्यान से सुना, और जिस तरह से उन्होंने हर सवाल का उत्तर दिया, मैं समझता हूं कि संघ को धनखड़ जी को जानना चाहिए, संघ के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखना चाहिए। वो कहां गद्दारी कर रहे थे, कहां उनसे चूक हो गई, कहां गलती हो गई। और धनखड़ जी हो सकता है आत्मनिरीक्षण कर रहे होंगे, क्योंकि वो मिट्टी के पुत्र तो हैं, वो धरती पुत्र तो हैं, मतलब धरती से जुड़े हुए हैं, मतलब जमीन से जुड़े हुए नेता हैं वो। तो वो इस बात को जानते होंगे कि मुझसे गलती हुई है, और वो निश्चित रूप से आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण दोनों कर रहे होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने बता दिया कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि वो खिलाड़ी बन रहे थे। और राजनीतिक खिलाड़ी में, राजनीति में अगर आपने पटकनी दे दी तो बड़ी अच्छी बात, नहीं पटकनी देंगे तो पटकनी खा जाएंगे, और आपको पटकनी खाना पड़ा। तो ये था मामला। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।